Hello aspirants, how are you? I hope everybody is fit and fine and doing well with your studies. हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेथोडोलॉजी फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग की, तो जिसमें हम लोग जीटीएम कर चुके, डायरेक्ट मेथड कर चुके, ऑडियोलिंगुअल मेथड कर चुके और बायलिंगुअल मेथड कर चुके। आज हमने कहा था कि आज हम लोग करेंगे डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड, ठीक है ना। तो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, डॉक्टर वेस्ट कौन थे, इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग कर लेते हैं। तो इसी मेथड को, जो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है, न्यू मेथड इसका नाम पड़ा डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड। तो ये और क्या नाम है और किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको एक तो कहते हैं रीडिंग मेथड। रीडिंग मेथड का मतलब नाम से जाहिर है, अगर डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड को रीडिंग मेथड कहा जाता है, दैट मीन्स इसमें रीडिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, रीडिंग पर ज़्यादा जोर डाला जाएगा। तो एक तो इसका नाम रीडिंग मेथड है, दूसरा इसका नाम टेक्स्ट बुक मेथड है। तो टेक्स्ट बुक मेथड का मतलब क्या होगा, अगर नाम में ही लिखा है टेक्स्ट बुक मेथड, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें टेक्स्ट बुक पर यानी किताब पर जोर दिया गया। यानी एक जो डिवाइस है, एक जो इनकी टेक्निक है, टेक्निक में टेक्स्ट बुक शामिल होगी। तो दो चीजें, रीडिंग पर विशेष जोर दिया जाएगा, रीडिंग स्किल इंप्रूव करने पर जोर दिया जाएगा, रीडिंग के जरिए फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। मतलब ये हुआ कि डॉक्टर वेस्ट एडवोकेट्स टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज थ्रू रीडिंग। तो रीडिंग के जरिए वो फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने की वकालत करते हैं, इसलिए इनके मेथड को रीडिंग मेथड भी कहा जाता है और एक टेक्स्ट बुक मेथड कहा जाता है, क्योंकि रीडिंग में टेक्स्ट बुक का तो सहारा लेना पड़ेगा। भाई अगर आप किसी को रीडिंग सिखा रहे हैं तो रीडिंग ऐसे शून्य में कहाँ रीडिंग होगी, बिना बुक के या बिना किसी रिटन मटेरियल के तो टेक्स्ट रीडिंग हो नहीं सकती ना। तो इसीलिए अगर टेक्स्ट बुक मेथड होगा तो रीडिंग मेथड होगा, रीडिंग मेथड होगा तो टेक्स्ट बुक जरूर लगेगी। दोनों नाम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो न्यू मेथड, रीडिंग मेथड या टेक्स्ट बुक मेथड, दो बात हो गई। अब बात आती है कि ये किसके अगेंस्ट आया, जो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है, टेक्स्ट बुक मेथड है, ये किसके अगेंस्ट आया। तो ये डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट आया। किसके अगेंस्ट? डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट आया था, ठीक है ना। तो देखिए यहीं कहीं मिल जाएगा, ये आया था ना कि न्यू मेथड स्टूड, ये जो नया मेथड था वो किसके आया था? डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट आया था। ये जो डॉक्टर वेस्ट का मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड के पक्ष में नहीं थे, तो इन्होंने एक नया मेथड ले आए। तो ये डॉक्टर वेस्ट कौन थे एक्चुअली, इनके बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो डॉक्टर वेस्ट का पूरा नाम है डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट। क्या नाम है? डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट, MP वेस्ट कभी कभी लिखा होता है, कभी कभी केवल डॉक्टर वेस्ट लिखा होता है। तो डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट, इन्होंने आखिर इतनी मेहनत मशक्कत क्यों थी? तो एक्चुअली ये जब हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, इंडिया को आज़ादी मिलने के पहले ही ब्रिटिश सरकार की ओर से इंडिया में एक पदाधिकारी थे। एक्चुअली मद्रास में एक था ट्रेनिंग कॉलेज। क्या था? ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ था? मद्रास में था। तो उसी के ये प्रिंसिपल थे। बाद में इन्हें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बना दिया जाता है। कहाँ? ढाका, आज जो बांग्लादेश में है, लेकिन तब वो बांग्लादेश नहीं था, तब वो भारत में ही था। आज़ादी के पहले बंटवारा नहीं हुआ था, तो ये पूरा का पूरा भारत था, बांग्लादेश पाकिस्तान से मिला के। आज जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है वो पूरा का पूरा बंगाल प्रांत कहा जाता था। तो बंगाल प्रांत में ढाका में इनको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बनाया जाता है। तो इन्होंने ही ढेर सारा रिसर्च किया। इनके समय में भी इंडिया के लोगों पर, इंडिया के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए तमाम उपाय होते थे, तमाम दिक्कतें आती थी कि भारत के लोगों को अंग्रेजी कैसे सिखाई जाए। तो इंडिया के लोगों को अंग्रेजी सिखाने के लिए इन्होंने तरीका खोजा। तो इसके पहले इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। तो डॉक्टर वेस्ट ने ढेर सारी रिसर्च और ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया। तो उनके रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स का यह नतीजा था कि इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने समर्थन किया कि रीडिंग के जरिए, रीडिंग के आधार पर किसी को फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाए तो ज्यादा सुविधाजनक होगा और ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक। तो डॉक्टर वेस्ट ने इंडिया के लोगों पर स्पेशल रेफरेंस में इन्होंने ये रिसर्च की थी।
इंडिया के लोग, खास तौर से इंडिया के लोगों को फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश सिखानी है तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। तो इंडिया के लोगों पर इन्होंने रिसर्च की और ये पाए कि रीडिंग अगर इनको सिखा ली जाए तो इन्हें अंग्रेजी सिखाना आसान होगा। तो इसीलिए इन्होंने इसको रीडिंग मेथड या फिर डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड या फिर टेक्स्ट बुक मेथड नाम दिया। चलिए तो चलिए इनके बारे में क्या क्या दिया है कि इस मेथड के प्रोपाउंडर कौन है, हु प्रोपाउंडेड दिस मेथड, डॉक्टर फिलिप वेस्ट, इन्होंने इस मेथड की शुरुआत की। अच्छा ये कौन थे, ट्रेनिंग कॉलेज मद्रास, मद्रास नहीं लिखा हूं आप समझ जाइएगा कि ये ट्रेनिंग कॉलेज मद्रास के प्रिंसिपल थे और बाद में ढाका में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बने, ठीक है ना, कब, आजादी के पहले। इन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च किया, बहुत सारा रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स किया इंग्लिश टीचिंग की प्रॉब्लम को लेकर के कि इंडिया के लोगों को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाए। अच्छा एक बात और है कि इन्होंने जब इंग्लिश टीचिंग की प्रॉब्लम्स पर रिसर्च किया था तो जो इनका स्टैंड पॉइंट था वो एक पेडागोजिकल स्टैंड पॉइंट नहीं था। अभी तक जितने भी हम लोगों ने मेथड्स पढ़े हैं वो सब पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था। तो इन्होंने जो रिसर्च किया वो पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि एक सोशल स्टैंड लेकर किया था। तो इनका जो रिसर्च का नतीजा है, जो रिसर्च है, जो इन्होंने उपाय बताया वो पेडागोजी की नहीं बल्कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, मतलब सामाजिक स्टैंड लिया था, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनका मानना क्या है, इनका मानना यह है कि देखिए लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज इज बाय फार द शॉर्टेस्ट रोड ऑफ लर्निंग टू स्पीक एंड राइट इट। सबसे बढ़िया बात इन्होंने जो कही कि ये शॉर्टेस्ट रोड है, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भाषा बोलना या लिखना सिखाना है, देखिए यहां लिखा है लर्निंग टू स्पीक एंड राइट, किसी भी व्यक्ति को अगर बोलना और लिखना सिखाना है तो उसका शॉर्टेस्ट रोड, सबसे छोटा रास्ता, सबसे शॉर्टकट तरीका, इजीएस्ट और स्मॉलेस्ट वे क्या होगा, उन्होंने कहा कि लर्निंग टू रीड। अगर आप किसी व्यक्ति को भाषा पढ़ना सिखा देते हैं, किसी भाषा में अगर आप उसको पढ़ना सिखा देते हैं और वो किताबें पढ़ना शुरू कर देता है, तो जब व्यक्ति किताबें पढ़ना शुरू कर देता है, किताबों को की स्टडी करने लगता है, न्यूज़पेपर रीड करने लगता है, तो उस भाषा को लिखना और बोलना अपने आप सीख जाएगा। पढ़ना इनके लिए, इनके अकॉर्डिंग पढ़ना शॉर्टेस्ट रास्ता है किसी भाषा को सीखने का, ये डॉक्टर वेस्ट का मानना था, ठीक है ना। और इनका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो किस बात को लेकर के है, पढ़ना, किस तरह के पढ़ना, इनका सबसे बड़ा कंसर्न है कि पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग, क्या हो, पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग। ये चाहते हैं कि टीचर अपने बच्चे में साइलेंट रीडिंग की हैबिट बढ़ाए। तो सबसे खास बात इनकी जो वो है, जो इनके समर्थन में हो, साइलेंट रीडिंग की, मतलब जोर जोर से पढ़ना नहीं। हालांकि इन्होंने ये कहा था कि शुरुआत लाउड रीडिंग से ही होगी। स्टार्टिंग में जब बच्चा पढ़ेगा, जब बच्चे को पढ़ना सिखाना है तब लाउड रीडिंग ही होगी, लेकिन उसके बाद जो हैबिट डेवलप करनी है वो साइलेंट रीडिंग की डेवलप करनी है, लाउड रीडिंग की नहीं। क्योंकि बच्चा जब साइलेंट रीडिंग करता है तो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ऐसा इनका मानना था। तो इनका जो सबसे बड़ा स्टैंड है, सबसे बड़ा कंसर्न है वो रीडिंग में कौन सी रीडिंग, साइलेंट रीडिंग की कंसर्न है। और ये चाहते हैं कि जो चीफ कंसर्न एक टीचर का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो बच्चे में क्या हो, डेवलप हैबिट ऑफ पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग पर अब खास ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कहा कि नॉट द हैबिट ऑफ ओरल रीडिंग। ओरल रीडिंग मतलब बोल बोल कर पढ़ने की आदत नहीं, पढ़ने की आदत कौन सी हो, साइलेंट रीडिंग की हो। हालांकि इसकी शुरुआत ओरल रीडिंग से ही होगी, जब सिखाना शुरू होगा। इनिशियल तो ओरल रीडिंग ही होगी, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे को साइलेंट रीडिंग की हैबिट सिखाना थोड़ा कठिन होगा। जब थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, जब उसको पढ़ना आ जाएगा, तब साइलेंट रीडिंग करेगा वो। तो इनके मेथड में 3 इनपुट हैं, 3 चीजों पर इन्होंने फोकस किया था। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इन 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एक इन्होंने कहा था कि रीडिंग पर ज्यादा फोकस दिया जाए और खास तौर से साइलेंट रीडिंग पर, एक पॉइंट ये था। दूसरा, रीडिंग विद सेलेक्टेड वोकेब्युलरी। इन्होंने सेलेक्टेड वोकेब्युलरी का कंसेप्ट दिया था, वो करीब 2280 कितने 2280 वर्ड का इन्होंने एक वोकैब
कलेक्शन किया था कि अगर अच्छी रीडिंग किसी बच्चे को चाहिए, अच्छा रीड करना उसको आ जाए, तो 1280 मतलब 2280 2280 वर्ड्स का इन्होंने कलेक्शन दिया था कि ये इतने वर्ड्स अगर किसी बच्चे को आते हैं तो उसकी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम, रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्पोकन के लिए इन्होंने अलग दिया था, दूसरा वर्ड इन्होंने कलेक्ट किए थे। तो इन्होंने कहा था कि रीडिंग विद सेलेक्टेड वोकैब्युलरी, एक कंसेप्ट ये है, दूसरा साइलेंट रीडिंग का है। और इसी में एक पॉइंट और, एक एलिमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग। ये मदर टंग को अलाउ करते हैं, डॉक्टर बेस्ट मदर टंग को अलाउ करते हैं, लेकिन कितना यूज करते हैं बताइए? जुडिशियस यूज। जुडिशियस का मतलब क्या हुआ? जब जरूरत हो, मतलब whenever necessary you can use mother tongue but not very frequently, but not so much। आप मदर टंग का इस्तेमाल करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, जब मर्जी तब नहीं, जरा से दिक्कत हुई आप यूज करिए, ऐसा नहीं। Whenever necessary, according to necessity, mother tongue can be used। तो judicious use मदर टंग का अलाउ करते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो इनके मेथड के, डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छे पॉइंट हैं। इन्हीं पर सारी विशेषताएं निकल कर आएंगी। तो आइए देखते हैं कि इनके मेथड के फीचर्स, मेन फीचर्स, साइलेंट फीचर्स क्या हैं। तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उन्हीं पर ये साइलेंट फीचर्स भी बेस्ड होंगे। और इनका जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा एम्फेसिस किस पे देते हैं? एम्फेसिस है ऑन द डेवलपिंग ऑफ हैबिट ऑफ पर्पलफुल साइलेंट रीडिंग। किस पर? साइलेंट रीडिंग को डेवलप करने पर सबसे ज्यादा जोर है, इनका मेन फोकस है। और एक तरह की नई बुक ये प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? नए तरह की रीडिंग बुक प्रोवाइड करते हैं जिसमें इंटरेस्टिंग रीडिंग मैटर होता है और स्पेशली सिलेक्टेड वोकैब्युलरी है। वोकैब्युलरी कितनी की है? 2280 वर्ड की वोकैब्युलरी है, जो कि 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। जो इन्होंने रीडिंग के लिए 2280 वर्ड की वोकैब तैयार की थी, सेलेक्ट किया था वर्ड्स कि ये 2280 वर्ड कोई बच्चा अगर तैयार कर लेता है तो उसको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन 480 वर्ड्स को 4 हेड्स के तहत क्लासिफाई मतलब वर्गीकृत किया जा रहा है। कुछ इसमें थे जनरल वर्ड्स। जनरल वर्ड्स के मतलब क्या हुआ? जैसे हम किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बता लेते हैं। जैसे हम कहें कि आप लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम ये कहें कि आप लोग बड़े मेहनती हैं, तो हम कहें यू आर वेरी लेबोरियस स्टूडेंट। तो यू आर वेरी लेबोरियस स्टूडेंट्स, तो लेबोरियस आपकी विशेषता बताने के लिए लगा। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई पेन है तो हम कहें कि ये बड़ी अच्छी पेन है, ये बड़ी अच्छी किताब है। तो बड़ी अच्छी पेन को हम पेन की विशेषता बताने के लिए क्या कहेंगे कि गुड पेन, वेरी गुड पेन, वेरी गुड स्टोरी। और या मूवी है तो इंटरेस्टिंग मूवी होगी। आदमी है, ऑनेस्ट पर्सन होगा। तो इस तरह की जो एडजेक्टिव्स हैं, गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है, क्रूएल है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, इस तरह से चीजों की, व्यक्ति, वस्तु, इन सब की विशेषताएं बताने के लिए इन्होंने वर्ड्स कलेक्ट किए थे। उनको कहा गया जनरल वर्ड्स। देखिए इसमें क्या है? गुड है, एक्सीलेंट है, ब्यूटीफुल है, पोलाइट है, और तमाम एडजेक्टिव्स ही इसमें शामिल हैं। तो इस तरह के वर्ड विशेषता बताने के लिए इन्होंने चाटे थे। मतलब 2280 में एक कैटेगरी इस तरह के वर्ड्स की थी जो किसी की विशेषता बताए। दूसरा एसेंशियल वर्ड्स हैं। एसेंशियल वर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि वो बहुत जरूरी हैं, जिनका इस्तेमाल होना ही होना है। जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, इट है। और जो वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, शुड, मस्ट, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये तो एसेंशियल वर्ड्स हैं ना, ये तो जरूरी है भाई, इनके बिना सेंटेंस कैसे बनेगा। तो हमारे बोलने में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ एसेंशियल वर्ड्स हैं, बहुत जरूरी वर्ड्स हैं। दूसरी कैटेगरी थी। तीसरी कैटेगरी इनकी थी कि एनवायरमेंटल वर्ड्स। एनवायरमेंटल वर्ड्स इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटे थे। देखिए 2 एनवायरमेंटल वर्ड्स हैं, एक कॉमन है और एक स्पेसिफिक है। तो कॉमन एनवायरमेंटल वर्ड्स क्या होंगे? जैसे हम आपसे कहें कि आप जहां बैठे हैं वहां पे चारों तरफ देख लीजिए, आपके चारों तरफ क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, ये कॉमन में आ जाएगा ना। आप जहां बैठे हैं अपने आसपास देख लीजिए, दीवार होगा, दीवार होगी, पंखा होगा, बोर्ड होगा, दरवाजा होगा, खिड़की होगी, कुर्सी होगी, मेज होगी, पेन होगी, किताब होगी, बैग होगी, बोतल होगी। तो ये सब चीजें क्या, ये आपके एनवायरमेंट की चीजें हैं कि नहीं है? बताइए। आप जहां बैठे हैं आपके आसपास के वातावरण में क्या चीजें दिख रही होंगी? वही ना, बुक्स हैं, डोर्स हैं, और विंडो है, फैन है,
पेन है, इस तरह की चीजें। तो ये कॉमन चीजें हैं किसी भी व्यक्ति के एनवायरनमेंट की, ये कॉमन चीज है। अगर आप गांव में होंगे तो क्या दिखाई देंगे, पेड़ होंगे, खेत होगा, ये सब चीजें दिखाई दे जाती हैं। क्लासरूम में होंगे तो इस तरह की चीजें दिखाई दे जाती हैं। अगर आप खेल के मैदान में होंगे तो वहां का कॉमन एनवायरनमेंट क्या होगा, फील्ड होगा, प्लेयर होंगे और बॉल होगा, बैट होगा, फुटबॉल होगा, रैकेट होगा, टेनिस बॉल होगी, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें होंगी। तो ये कॉमन एनवायरनमेंट की चीजें इन्होंने एक वर्ड वो कलेक्शन किया लिस्ट, जिसमें हमारे एनवायरनमेंट की कॉमन चीजें होती हैं। दूसरा इन्होंने छोटा स्पेसिफिक, तो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, तो एनवायरनमेंट की स्पेसिफिक चीजें इन्होंने क्या ढूंढी। तो जैसे स्पेसिफिक मतलब आप मान लीजिए घूमने उमने गए कहीं, पिकनिक पिकनिक मनाने गए, तो मान लीजिए पहाड़ की ओर जाते हैं तो आपको घाटी दिखाई देगी, माउंटेन दिखाई देगा, हिल होंगे, वैली होंगी, रिवर होंगे, ये सब। कहीं मैदानों में घूमने आए हैं तो आपको फील्ड मिलेगा, रिवर मिलेगी, इस तरह की तमाम चीजें। मान लीजिए समुद्र के किनारे गए हैं तो वहां के सीन होंगे। तो ये स्पेसिफिक एनवायरमेंटल थिंग्स थी। तो इस तरह से उन्होंने स्पेसिफिक एनवायरमेंटल थिंग्स में देखिए ट्री है, पार्क है, रिवर है, हिल है, इस तरह की चीजें हो गई। तो इन्होंने जो 1280 वर्ड्स का कलेक्शन 2280, बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, 2280 वर्ड्स, ठीक है ना, 2280 वर्ड्स जो इन्होंने कलेक्ट किए थे उनको 4 कैटेगरी में बांटे थे, ठीक है। तो और स्पोकन के लिए भी इन्होंने कलेक्ट किया था, तो उसकी भी अभी चर्चा करेंगे। तो ये वर्ड्स जो थे, जो इन्होंने 2280 वर्ड इन्होंने कलेक्ट किए थे, वो पूरे लेसन में इधर उधर, मतलब इसी में से कुछ वर्ड मान लीजिए कि 40-50 वर्ड पहले लेसन में, 40-50 वर्ड दूसरे लेसन में। तो जब 40-50 वर्ड दूसरे लेसन में होंगे तो पहले लेसन में जो 40-50 वर्ड होंगे वो आगे के लेसन्स में रिपीट होंगे। तो जो एक बार वर्ड्स पढ़ाए गए वो आगे रिपीट भी मिलेंगे, तो बार बार रिपीट होते रहते थे, तो बच्चों को इस तरह से वो याद हो जाते थे। अगले लेसन में कुछ नए वर्ड्स, कुछ पुराने वर्ड्स, तीसरे लेसन में पहले और दूसरे लेसन के कुछ वर्ड और कुछ नए वर्ड। तो हर अगले लेसन में कुछ पुराने वर्ड रिपीट होते थे, कुछ नए वर्ड आते थे, कुछ पुराने वर्ड रिपीट होते थे, कुछ नए वर्ड आते थे, ऐसा इनका सिस्टम था, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहां लिखा हुआ कि ये जो वर्ड्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फ्रिक्वेंटली रिपीटेड इन द लेसन्स। बात ठीक हो गई ना, ताकि ये बच्चे इन वर्ड से फेमिलियर हो जाए। अच्छा, इन्होंने मदर टंग का इस्तेमाल अलाउ तो किया, लेकिन कैसे किया, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। और इन्होंने एक कंपेनियन बुक क्या सपोर्ट किया था, कंपेनियन बुक्स का सपोर्ट किया था विद वर्नाक्यूलर मीनिंग। वर्नाक्यूलर का मतलब क्या होता है, देसी भाषा, ठीक है ना। तो एक आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा वर्नाक्यूलर एक्ट। तो वर्नाक्यूलर एक्ट का मतलब क्या था, देसी भाषा अधिनियम। तो देसी भाषा अधिनियम क्या था कि जो लोकल की, जिसको कहते हैं लिंगुआ फ्रेंका, तो लिंगुआ फ्रेंका मतलब उस देश की स्थानीय भाषा में अगर कोई चीज लिखी गई है तो उस पर एक अधिनियम बना था। तो वर्नाक्यूलर का मतलब होता है देसी भाषा। तो इन्होंने कहा था कि एक मतलब बुक्स इन्होंने कुछ सजेस्ट की थी जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। क्या होगा, जिसमें वर्नाक्यूलर मीनिंग हो, आप उसको डिक्शनरी कह सकते हैं, अंग्रेजी के वर्ड्स की वर्नाक्यूलर मीनिंग, ठीक, एक डिक्शनरी टाइप की बुक जिसमें अंग्रेजी के वर्ड्स होंगे और उनकी वर्नाक्यूलर मीनिंग होगी। वर्नाक्यूलर मीनिंग का मतलब उसी क्षेत्र की भाषा में उनका अर्थ दिया होगा, ठीक है, इसमें नए वर्ड्स भी होंगे। और एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो टीचर का पर्पस होता है उसमें एक चीज इन्होंने ये कर दी थी कि जो वेल डिफाइंड ग्रामेटिकल प्लान नहीं था, मतलब इनका जो तरीका है उसमें बहुत डिफाइंड ग्रामेटिकल प्लान नहीं है, मतलब ग्रामर पढ़ाने का कोई डिफाइंड तरीका नहीं है, मतलब ग्रामर जो है बहुत सिस्टमेटिकली एलेबोरेटली एक्सप्लेन नहीं की जाती है। तो एक ये वीकनेस आएगी जब इसकी कमियां देखेंगे हम लोग, तो पाएंगे कि इनके तरीके में एक कमी क्या है कि ये ग्रामर पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देखे। लिखा है क्या कि डॉक्टर वेस्ट हैज नॉट फॉलोड एनी वेल डिफाइंड ग्रामेटिकल प्लान। इन्होंने वेल डिफाइंड ग्रामेटिकल प्लान नहीं फॉलो किया था, ये इनकी एक कमी थी। केवल रीडिंग पर ही जोर दिया और इनको लगा कि रीडिंग से ही बच्चे को ग्रामर वगैरह सब कुछ, ग्रामर वोकैब सब कुछ सीखने में आ जाएगी। तो इसलिए इन्होंने ग्रामर को अलग से प्लान नहीं किया कि ग्रामर बच्चे को कैसे सिखाई जाएगी। इनको लगता था पढ़ने के दौरान बच्चे को ग्रामर अपने आप आ जाएगी। चलिए एक पॉइंट और है
तो इन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री रीडर्स प्रयोग किए जाएं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ना कि हाई स्कूल में 9th में 10th में देखा होगा, एक मेन रीडर की बुक चलती है, साथ में एक सप्लीमेंट्री बुक चलती है, ठीक है। तो इन्होंने सप्लीमेंट्री रीडर की सिफारिश की थी कि ये जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? ताकि बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो, बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो और साइलेंट रीडिंग की प्रैक्टिस हो। साइलेंट रीडिंग की प्रैक्टिस मतलब ये सप्लीमेंट्री बुक बच्चा अपने आप से पढ़ता है, रीडर की बुक उसको पढ़ाई जाती है, सप्लीमेंट्री बुक बच्चा अपने आप से पढ़ता है, इसमें कहानियां होती हैं। तो इसीलिए सप्लीमेंट्री बुक चलाई गई थी कि बच्चे में रीडिंग की हैबिट पड़े, उसका कहानियां होंगी, इंटरेस्टिंग कहानियां होंगी, तो उसका उसमें इंटरेस्ट भी पैदा होगा, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री रीडर की सिफारिश किसने की थी? डॉक्टर वेस्ट ने की, उनके न्यू मेथड में है। और इन्होंने बोलने के लिए 1158 वर्ड्स की वोकैब्युलरी की एक लिस्ट बनाई थी। ये किसके लिए है? स्पोकन पर्पस से। कितने वर्ड्स हैं? 1158, मतलब 1158 वर्ड्स, 1158 वर्ड्स की वोकैब की एक लिस्ट इन्होंने तैयार की थी। किस पर्पस से कि उन्होंने तैयार की थी? फॉर आवर ऑर्डिनरी आइडियाज। इन्होंने कहा था कि इतने वर्ड्स में हम अपने ऑर्डिनरी आइडियाज को बड़े आराम से व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये किसके लिए सिलेक्ट की गई थी? स्पीकिंग वोकैब्युलरी कहा जाता है इसको। ये क्या है? स्पीकिंग वोकैब्युलरी। अगर किसी बच्चे को कोई भाषा बोलना है, खास तौर से अंग्रेजी, अगर किसी बच्चे को अंग्रेजी भाषा बोलना सीखना है तो उसको इनके सिलेक्ट किए हुए 1158 वर्ड्स पर्याप्त होंगे। इन्हीं 1158 वर्ड्स के जरिए वो व्यक्ति अपने सभी तरह के आइडियाज को व्यक्त कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो लिस्टें आ गई। एक लिस्ट क्या हो गई? इनकी रीडिंग वोकैब्युलरी में कितने वर्ड्स हैं? रीडिंग वोकैब में 2280 वर्ड्स हैं। और इनकी जो स्पोकन की वोकैब्युलरी है उसमें कितने वर्ड इन्होंने सिलेक्ट किए? 1158 वर्ड सिलेक्ट किए। इसको आप ध्यान रखिएगा। रीडिंग इंप्रूव करने के लिए, रीडिंग अच्छे से करने के लिए बच्चे को 2280 वर्ड्स की वोकैब होनी चाहिए उसके पास, और अच्छे से बोलने के लिए 1158 वर्ड की वोकैब होनी चाहिए। इतने में अपने हर तरह के आइडियाज को आसानी से अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है। आगे इन्होंने लिखा कि जो रीडिंग की वोकैब थी वो 4 हेड्स में थी। 4 हेड्स रीडिंग की वोकैब के कौन कौन थे? एक एनवायरमेंटल, स्पेसिफिक, एनवायरमेंटल, कॉमन, ठीक है ना। ऐसे ऐसे 4 कैटेगरीज थी। और इन्होंने जो 1158 वर्ड की स्पीकिंग वोकैब बनाई थी उसके 2 कैटेगरी थी, एक था फॉर्म और एक थे कंटेंट वर्ड्स। कैसे? फॉर्म और कंटेंट वर्ड्स, स्ट्रक्चर के लिए और उसके कंटेंट के लिए। चलिए, और डॉक्टर वेस्ट का क्या मानना था कि जो हमें कोशिश करनी चाहिए वो इन्होंने कहा था कि कभी भी 2 लैंग्वेज स्किल एक साथ नहीं पढ़ानी चाहिए। देखिए क्या लिखा है? नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू टीच 2 लैंग्वेज स्किल्स एट सेम टाइम। एक ही समय पर 2 लैंग्वेज स्किल को एक साथ नहीं पढ़ाना चाहिए। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का विरोध किया, ऑडियोलिंगुअल मेथड का विरोध हो गया, बायलिंगुअल का विरोध हो गया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड का ये विरोध करते हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड में किताब का इस्तेमाल नहीं था। इन्होंने ये भी कहा कि 2 लैंग्वेज स्किल एक साथ डेवलप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये घातक होता है बच्चे के लिए। तो 2 लैंग्वेज स्किल का इन्होंने विरोध किया था। दूसरी बात, थियोरेटिकल ग्रामर। अभी हम लोग ग्रामर की बात कर चुके थे। मैंने कहा था कि इन्होंने कोई ग्रामर को वेल प्लान डिसाइड नहीं किया था। तो थियोरेटिकल ग्रामर इज नॉट टॉट सेपरेटली। थियोरेटिकल ग्रामर अलग से नहीं पढ़ाई जाती इनके मेथड में। इन्होंने कहा था कि वो जो इसका क्यूरेटिव पर्पस होता है जब जरूरी हो। क्योर क्या होता है बताइए? क्यूरेटिव का मतलब क्या हुआ? क्यूरेटिव वर्ड किससे बना है? क्योर से। और क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज। मतलब क्या हुआ? दवा। क्यूरेटिव पर्पस मतलब ये दवा। अच्छा बताइए कि दवा कब खाते हैं? जब आप बीमार पड़ते हैं तब, या जब स्वस्थ रहते हैं तब? अच्छे खासे स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, आपको कहा जाए ये दवा खा लो तो आप पूछोगे ना क्यों खा लें? जब हम ठीक हैं तो क्यों खा लें? तो ठीक यही चीज इन्होंने कहा कि ग्रामर जो है वो दवा है, वो भोजन नहीं है। आप एकदम स्वस्थ हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कहा जाए कि नाश्ता कर लो तो तुम नहीं कहोगे क्यों कर ले नाश्ता? नाश्ता खाना तो खाएंगे ही, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, तब आप क्यों नहीं करेंगे? लेकिन जब आप कहा जाए दवा खा लो तो क्यों खा ले? जब हम ठीक है तो क्यों खाएं दवा? तो वही चीज इन्होंने कहा कि ग्रामर खाना नहीं है, ग्रामर दवा है। तो ग्रामर का प्रयोग तब करना चाहिए जब जरूरत हो, दवा तब खानी चाहिए जब बीमार पड़ने, वरना ग्रामर का प्रयोग फालतू है।
तो ये इनका मानना है। बहुत से बच्चे को अगर बता दिया जाए तो बच्चे तो खुश हो जाएंगे कि हमें ग्रामर नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो डॉक्टर वेस्ट का ये कहना था कि जो ग्रामर है वो सेपरेटली नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, नॉट सेपरेटली नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, अलग से स्पेशली नहीं पढ़ानी चाहिए, बल्कि इसका उपयोग क्या है, क्यूरेटिव पर्पज है, व्हेन नेसेसरी, जब जरूरी हो तब प्रयोग करिए, ठीक है ना। और अगला पॉइंट इन्होंने जो दिया, अगला पॉइंट वो ये है कि दवा, जो इन्होंने कहा कि जो ग्रामर है वो क्या है, ग्रामर दवा है। इन्होंने क्या कहा था कि ग्रामर दवा है, भोजन नहीं। तो ग्रामर का प्रयोग दवा की तरह करिए, भोजन की तरह मत करिए। देखिए क्या लिखा है इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में, इन्होंने कहा कि ग्रामर शुड बी रिगार्डेड नॉट एज अ डाइट। इन्होंने कहा कि जो बट एज अ ड्रग। इन्होंने कहा कि ग्रामर को भोजन नहीं, दवा की तरह उसकी तरह ट्रीट करना चाहिए। ये जब जरूरत हो तब खाइए, बिना जरूरत के नहीं, ठीक है। तो इनके इस मेथड के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, डॉक्टर वेस्ट का नया मेथड क्या था, क्या किन चीजों की उन्होंने वकालत की। तो हम लोग पहले ही कह चुके कि उन्होंने साइलेंट रीडिंग पर ज्यादा जोर दिया, ग्रामर पर उन्होंने कोई फोकस नहीं किया, टेक्स्ट बुक जरूर होनी चाहिए और 2 भाषाएं एक साथ नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, ये इन्होंने किया। और सिलेक्टेड वोकैब्युलरी का यूज हो, मदर टंग का प्रयोग तब करें जब बहुत जरूरी हो, ठीक है ना। इतनी बात हो गई। तो इस मेथड की इनके जो तरीके हैं, इनकी अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं। अच्छाई होगी तो कमी भी निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, मेरिट्स की बात करते हैं। तो इनका जो डॉक्टर वेस्ट का नया मेथड है, ये हेल्प करता है डेवलपिंग द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग। एक अच्छाई है कि बिना हेल्प के, बिना किसी के सपोर्ट के बच्चे में इंडिपेंडेंट रीडिंग की आदत डेवलप हो जाती है। क्योंकि ये रीडिंग को ज़्यादा प्रमोशन देते हैं, तो इतना ज़्यादा जोर देते हैं कि हर बच्चे में इंडिपेंडेंट रीडिंग की आदत पड़ जाती है। मतलब वो किसके सहारे की, सप्लीमेंट्री रीडर की पहले बात की थी मैंने। सप्लीमेंट्री रीडर क्या था, वो टीचर नहीं पढ़ाएगा, बच्चा अपने आप पढ़ेगा और समझेगा। तो धीरे धीरे उसको हर तरह का जो फैक्ट होता है, हर तरह का टेक्स्ट पढ़ने की आदत पड़ जाती है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट रीडिंग की क्षमता डेवलप हो जाती है। ये खास फायदा ये हो जाता है। दूसरा ये है कि ये वोकैब्युलरी इनहेंस करता है। ये तरीका, ये डॉक्टर वेस्ट का तरीका जो है वोकैब को इनहेंस करता है। कैसे करता है, क्योंकि नए नए वर्ड्स फ्रिक्वेंटली आते हैं। अभी मैंने कहा था कि इनका तरीका क्या है, पहले लेसन में मान लीजिए 20-25 वर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, दूसरे लेसन में इन्हीं 20-25 को रिपीट भी कर देंगे और नए वर्ड भी ला देंगे, तीसरे लेसन में पहले और दूसरे के रिपीट कर देंगे, कुछ नए वर्ड भी ला देंगे। तो चूंकि पिछले वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं तो वो मेमोराइज हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, नए वर्ड्स आते रहते हैं, इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो वोकैब बिल्डिंग, जो वोकैब बिल्डिंग का काम है, वो वोकेबुलरी बिल्डअप होती है इनके तरीके से बहुत अच्छी सी। 2 फायदे हो गए, एक इंडिपेंडेंट रीडिंग की क्षमता बढ़ जाती है और दूसरी वोकैब इनहेंस कर जाती है, बढ़ जाती है। तीसरी विशेषता, तीसरी अच्छाई क्या है कि इसमें किताबों के प्रति बहुत ज्यादा। ये टेस्ट कौन सा है, ये चटनी का टेस्ट नहीं है बच्चा, या मिठाई का टेस्ट नहीं है, ये बुक्स का टेस्ट है। तो चूंकि टेक्स्ट बुक का ये समर्थन करते ही हैं, बच्चे को रीडिंग अगर डेवलप करनी है तो टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक के सहारे अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे तो बच्चे को शुरू में तो कहानियों की किताबें दी जाती हैं, बच्चा कहानियों की किताबें पढ़ते किताबों के प्रति उसको बहुत लगाव डेवलप हो जाता है। तो वो किताबों से मोहब्बत कर बैठता है और किताबों को पसंद करने लगता है। उसके अंदर किताबों के प्रति एक रुचि, एक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। फिर वो नशा चढ़ जाएगा किताबें पढ़ने का, और जब किताबें पढ़ने का नशा चढ़ जाएगा तो उसको तमाम नए तरह के स्ट्रक्चर, तमाम वोकैब्युलरी, इस तरह की चीजें बढ़ती चली जाएंगी, तो अंग्रेजी खुद ब खुद सीख जाएगा। ये इनकी एक खासियत थी। एक पॉइंट इन्होंने और दिया कि जरूरत पर ही सही, बहुत जरूरी हुआ तभी सही इन्होंने मदर टंग का यूज अलाउ कर दिया है। तो मदर टंग का इन्होंने जो यूज अलाउ कर दिया, उसकी वजह से टास्क जो था वो सीखने का काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो मदर टंग अलाउ करने से जो रीडिंग का टास्क है वो इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, और बच्चे में कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी डेवलप हो जाती है। जो इनका तरीका है
वो बच्चे में कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी को डेवलप कर देता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब किसी भी पैसेज को पढ़ के उसको समझने की क्षमता बढ़ जाती है बच्चे में। ये तो इनकी क्या थी, अच्छाइयाँ थी। तो अच्छाइयों के साथ तो बुराइयां लगी ही होती हैं, कुछ कमियां होंगी। चलिए देखते हैं कि इन अच्छाइयों के साथ इनके मेथड में क्या कमियां रह गई थी। तो हमारे सामने तो ये रही डिमेरिट्स आपके सामने। डिमेरिट्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अननेचुरल है। भाई अभी तक हम लोगों ने सारे मेथड में एक चीज पढ़ी थी कि नेचुरल है, अननेचुरल है, नेचुरल है, अननेचुरल है। फिर एक बार उसी बात पे आ गए। नेचुरल क्या होता बताइए, नेचुरल मेथड क्या होता है। नेचुरल तरीका ये होता है कि पहले क्या होती है, लिसनिंग, लिसनिंग के बाद क्या होती है, स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद क्या होती है, रीडिंग, रीडिंग के बाद क्या आती है, राइटिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग अगर हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, नेचुरल होता है। और डॉक्टर वेस्ट ने क्या उठाया, डॉक्टर वेस्ट ने उठाया सीधे सीधे क्या, सीधे सीधे डॉक्टर वेस्ट ने उठा दिया रीडिंग, क्या, रीडिंग उठा दिया। तो रीडिंग कहां पे है, तीसरे नंबर पे है। तो अगर आप बिना लिसनिंग, बिना स्पीकिंग के सीधे रीडिंग पर चले जाएंगे तो ये इसीलिए अननेचुरल कहा गया कि बच्चे को शुरुआत में ही आप रीडिंग करा रहे हैं, तो इसका मतलब थर्ड स्टेप से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट 2 स्टेप्स आपने लैप्स कर दिए, ना स्पीकिंग ना लिसनिंग, सीधे रीडिंग। तो इसीलिए इन्होंने इसको अननेचुरल तरीका कहा है, इसको नेचुरल नहीं कहा था। यही प्रॉब्लम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में भी आई थी, ठीक है ना। तो अननेचुरल क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर ऑफ एक्वायरिंग स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो नेचुरल ऑर्डर है उसको चैलेंज किया गया है, मतलब उसको फॉलो नहीं किया गया है। एक बात, एक कमी ये रह गई। दूसरी कमी क्या हो गई कि ओवर अटेंशन किस पे दिया गया, साइलेंट रीडिंग पर। मतलब साइलेंट रीडिंग पर कुछ जरूरत से ज्यादा कह सकते हैं आप हाइपरबोलिक या एग्जैगरेटेड एम्फेसिस दी गई है, हद से जरूरत से ज्यादा दी गई है। इसको भी कुछ लोग इनमें कमी मानते हैं, क्योंकि इसको इवेल्युएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। तीसरा पॉइंट क्या है इन्होंने कि रीडिंग इनिशियल स्टेज पर, शुरुआती लेवल पर, अभी थोड़ी देर पहले यही बात हुई थी ना कि बच्चा अगर जब शुरू शुरू में स्कूल जाता है तो जैसे ही स्कूल जाए वैसे उसको रीडिंग की आदत डलवाए तो इसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा डल और अनइंटरेस्टिंग होगा। इनिशियल स्टेज के लिए ये बोरिंग होगा, बच्चे के लिए बोरिंग होगा, ठीक है ना। तो ये कमी ये पाई आलोचकों ने। और तीसरी चीज, ये सबसे बढ़िया चीज जो इसकी आलोचना में आ सकती है, तो इसकी आलोचना में आने लायक सबसे बढ़िया चीज यही है, जो आलोचना करनी थी उसके लिए अच्छे पॉइंट्स अगर बात करें तो यही अच्छा पॉइंट है इनकी आलोचना का। और वो ये है कि इसमें 3 बेसिक स्किल्स को इग्नोर किया गया है। क्या, इग्नोर्स 3 बेसिक स्किल्स। इसमें सारा जोर किस पर दिया गया है, रीडिंग पर जोर दिया गया है। और जो बाकी वाली स्किल्स हैं, कौन कौन सी, लिसनिंग की स्किल थी, स्पीकिंग की स्किल थी और जो राइटिंग की स्किल है, इस पर इनको इग्नोर किया इन्होंने, और केवल रीडिंग को इन्होंने महत्व दिया। तो केवल एक स्किल से कंप्लीट नहीं होता भाई। लर्निंग लैंग्वेज स्किल में 4 चीजें आती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों चीजें आती हैं। और डॉक्टर वेस्ट ने सिर्फ एक स्किल डेवलप करने पर सारा जोर लगा दिया, बाकी की 3 स्किल्स पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर किया। और एक और कमी जो यहाँ लिखी नहीं गई है वो ये भी हो सकती है कि इन्होंने ग्रामर को सिस्टमेटिक स्टडी पर इन्होंने कोई जोर नहीं दिया, उसको भी ग्रामर पॉइंट को भी इन्होंने इग्नोर किया था। तो ये 4-5 वीकनेसेस पाई गई इनके इस मेथड में। और सारी अच्छाइयाँ जो थी वो हमने डिस्कस कर लिया, और जो इनके मेन फीचर्स हैं, मेन प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि अब इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। हम लोगों ने अब तक 5 मेथड पढ़ चुके हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी वाले थे। अब थोड़े से छोटे मोटे टाइप के और बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो जो छोटे मोटे थोड़े से बचे हुए हैं, मतलब मच्छर और खटमल टाइप के, लेकिन उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते भाई। आप मच्छर को नज़रअंदाज करेंगे तो कभी कभी डेंगू ला देता है वो। तो इसीलिए वो छोटे मोटे जो बचे हैं उन्हें भी हम लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा। तो एक दिन के और लेक्चर में वो सारे खत्म हो जाएंगे, छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं वो हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे
अप्रोच, क्योंकि अप्रोच से क्वेश्चन बहुत आता है। 2019 में भी कई बार अप्रोच के क्वेश्चन आए हैं। अभी जो हमने प्रीवियस पेपर डिस्कस किया था तो उसमें आपने देखा होगा कई अप्रोच के क्वेश्चन आए थे। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होती है, तो उसमें ऑप्शन में थे कई अप्रोच के क्वेश्चंस थे, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये सब चीज़ें थी। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।